द बहामनिड्स। आप सभी जानते हैं कि 1350 से 1565 के बीच सदर्न इंडिया में दो इंपॉर्टेंट किंगडम्स का राइज हुआ। ये थे द विजयनगर एंड द बहामनीद किंगडम। विंध्यास के साउथ में डेवलप हुए इन किंगडम्स ने लगभग 200 साल तक रूल किया। इन्होंने न सिर्फ मैग्निफिसेंट कैपिटल्स और सिटीज बिल्ड करवाए, बल्कि आर्ट्स और लिटरेचर को भी प्रमोट किया। इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर एस्टैब्लिश किया और कॉमर्स और हैंडीक्राफ्ट्स को भी डेवलप किया। 1350 के दशक में नॉर्थ इंडिया में जब दिल्ली सल्तनत अनेक कारणों से वीक होती जा रही थी, डिसइंटीग्रेशन का दौर चल रहा था, वहीं साउथ इंडिया और डेक्कन में लोगों को एक स्टेबल गवर्नमेंट देखने को मिली। ये स्टेबिलिटी 1565 में हुई बैटल ऑफ बन्नीहाटी, जिसे बैटल ऑफ तलीकोटा भी कहते हैं, में एंड हुई, जहां विजयनगर एम्पायर का एंड हुआ। आज इस कहानी में हम बहामनीद किंगडम पर फोकस करेंगे और जानेंगे इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री और सोसाइटी में रहे डिफरेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में। बहामनी किंगडम। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 1336 में विजयनगर एम्पायर का सेटअप तुंगभद्रा रिवर के साउथ में हुआ। उनकी पावर बढ़ने के साथ वो नॉर्थ और साउथ की पावर्स से क्लैश में आए। साउथ में उनका मेन राइवल था मदुराई सल्तनत और नॉर्थ में उनके एनिमी के रूप में बहामनी किंगडम का राइज हुआ। 1347 में बहामनी किंगडम एग्जिस्टेंस में आया। किंगडम का फाउंडर था अलाउद्दीन हसन, जो कि एक अफगान एडवेंचरर था। एक ब्राह्मण गंगू की सर्विस में वो पला बढ़ा, इसलिए उसको हसन गंगू भी कहा जाता है। अपने कोरोनेशन के बाद उसने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का टाइटल अस्यूम किया। उसने अपना डिसेंट ईरान के एक हाफ मिथिकल हीरो बहमन शाह से ट्रेस किया। एक ध्यान देने वाली बात यह है कि दिल्ली सल्तनत के मेजॉरिटी रूलर्स सुन्नी मुस्लिम्स थे, जबकि बहामनी किंगडम के रूलर्स शिया मुस्लिम थे। हिस्टोरियन फेरिश्ता की माने तो बहमन शाह का टाइटल उसके ब्राह्मण पेट्रन के लिए एक ट्रिब्यूट था। इसी टाइटल से इस किंगडम का नाम बहामनी किंगडम पड़ा। हसन गंगू की डेथ 1458 में हुई। दोस्तों, बहामनी किंगडम और विजयनगर एम्पायर के बीच थ्रू आउट स्ट्रगल चलती रही, इसीलिए दोनों किंगडम्स की हिस्ट्री आपस में जुड़ी हुई है। आइए जानते हैं इस लड़ाई के बारे में नेक्स्ट सेक्शन में। बहामनीज वर्सेस विजयनगर। दोस्तों, बहामनी किंगडम और विजयनगर एम्पायर के बीच तीन अलग अलग एरियाज के लिए क्लैश था। तुंगभद्रा दोआब, कृष्णा गोदावरी डेल्टा और मराठवाड़ा कंट्री। दोनों एम्पायर्स के बीच मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स एक रेगुलर फीचर था, और जब तक ये एम्पायर्स एग्जिस्टेंस में रहे तब तक ये कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहे। इन क्लैशेस से इन एरियाज में वाइड स्प्रेड डेवस्टेशन हुआ और जान माल की हानि भी लगातार होती रहती थी। दोनों ही साइड्स ने टाउन्स और विलेजेस को डिस्ट्रॉय किया और मेन, वुमेन और चिल्ड्रन को स्लेवरी में सेल किया। 1367 में विजयनगर एम्पायर के रूलर बुक्का वन ने मुदकल फोर्ट पर हमला किया और पूरे गैरिसन को स्लॉटर कर दिया। इसका बदला लेने के लिए बहामनी सुल्तान ने विजयनगर टेरिटरी में एंटर करके उनको डिफीट किया। बहामनी सुल्तान की सुपीरियर आर्टिलरी और एफिशिएंट कैवलरी के कारण विजयनगर एम्पायर की डिफीट हुई। इस वॉर के दौरान मेन, वुमेन और चिल्ड्रन का बड़ी संख्या में संहार हुआ। दोनों साइड्स ने एग्जॉस्ट होकर एक ट्रीटी साइन की, जिसमें यह तय हुआ कि दोआब का एरिया दोनों ही किंगडम्स शेयर करेंगे, और यह भी तय हुआ कि वॉर में क्रूअल्टी को अवॉइड किया जाएगा और निहत्थे लोगों को मारा नहीं जाएगा। इस अकॉर्ड को फुली इंप्लीमेंट तो नहीं किया जा सका, लेकिन साउथ इंडिया में इस ट्रीटी ने वॉरफेयर्स को थोड़ा ह्यूमेन जरूर बनाया। 14th सेंचुरी के एंड में ईस्ट कोस्ट की कई हिंदू प्रिंसिपैलिटीज को कैप्चर करने के लिए स्ट्रगल हुई। इनमें से सबसे नोटेबल थे रेड्डीज और वारंगल के रूलर्स। रेड्डीज डेल्टा के ऊपर रीजन में रूल कर रहे थे। बहामनीज विजयनगर एम्पायर और नॉर्थ में ओडिशा के रूलर्स के बीच इन रीजन्स के लिए स्ट्रगल स्टार्ट हुई। बहामनी किंगडम के फाउंडर हसन गंगू के टाइम में वारंगल के रूलर्स ने दिल्ली के अगेंस्ट स्ट्रगल में हेल्प की थी, लेकिन उसके सक्सेसर्स ने वारंगल को इन्वेड किया और कौलाज और गोलकोंडा के फोर्ट पर अपना स्ट्रांग होल्ड बना लिया। बहामनी सुल्तान ने गोलकोंडा को अपने एम्पायर की बाउंड्री फिक्स करके ये वादा किया कि इसके आगे वारंगल को इनक्रोच नहीं किया जाएगा। इस तरह दोनों किंगडम्स के बीच अलायंस हुआ, जो 50 साल तक चला। अब हम बढ़ते हैं बहामनी किंगडम के सबसे रिमार्केबल फिगर रहे फिरोज शाह बहामनी,
जिन्होंने 1397 से 1422 तक रूल किया। फिरोज शाह बहमनी, रेन 1397 टू 1422। दोस्तों, जैसा कि हमने मेंशन किया कि फिरोज शाह बहमनी किंगडम के सबसे रिमार्केबल रूलर रहे। रिलीजियस साइंसेज में उसके पास अच्छी नॉलेज थी, जैसे कमेंट्रीज ऑफ कुरान, ज्यूरिस्प्रूडेंस एटसेट्रा। इसके साथ ही नेचुरल साइंसेज में उसकी खास रुचि थी, जैसे बॉटनी, जियोमेट्री, लॉजिक एटसेट्रा। हिस्टोरियन फरिश्ता की माने तो फिरोज न सिर्फ पर्शियन, अरबिक और टर्किश लैंग्वेज में वेल वर्स था, बल्कि तेलुगु, कन्नड़ा और मराठी में भी। फिरोज शाह बहमनी डेक्कन को इंडिया का कल्चरल सेंटर बनाने के लिए डिटरमिन्ड था। दिल्ली सल्तनत के डिक्लाइन के चलते यह पॉसिबल हो पाया क्योंकि कई लर्नेड लोग डेक्कन की तरफ माइग्रेट हुए। ईरान और इराक से भी लर्नेड मैन को बुलाया गया। फिरोज ने सभी रिलीजन्स की रिस्पेक्ट की। फिरोज शाह का सबसे रिमार्केबल स्टेप रहा हिंदूज को लार्ज स्केल में एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल करना। ऐसा कहा जाता है कि उसके रेन के बाद से ही डेक्कनी ब्राह्मण्स एडमिनिस्ट्रेशन में एक डोमिनेंट ग्रुप बनकर उभरे, पर्टिकुलरली रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में। डेक्कनी हिंदूज ने फॉरेनर्स के इन्फ्लक्स को भी रोका, जिनको अफाकीज भी कहा जाता था। फिरोज शाह ने एस्ट्रोनॉमी को इनकरेज किया और दौलताबाद के पास एक ऑब्जर्वेटरी भी बनवाई। उसने कोंकण रीजन के चाउल और डाभोल पोर्ट्स पर खास ध्यान दिया, जो उसके किंगडम के प्रिंसिपल पोर्ट्स थे। इन पोर्ट्स में पर्शियन गल्फ और रेड सी से ट्रेडिंग शिप्स आया करती थीं और दुनिया के सभी पार्ट से लग्जरी गुड्स यहां आते थे। फिरोज शाह बहमनी ने बेरार की तरफ अपने किंगडम का एक्सपेंशन स्टार्ट किया। वहां के गोंड राजा नरसिंह राय ऑफ खेरला को डिफीट करके बेरार को कैप्चर किया। बदले में नरसिंह राय ने 40 एलिफेंट्स, 5 माउंड्स ऑफ गोल्ड और 50 माउंड्स ऑफ सिल्वर गिफ्ट में दिए। उसने राय की एक डॉटर से शादी भी की। खेरला नरसिंह को वापस कर दिया गया और उसको किंगडम का अमीर बनाया गया। दोस्तों, फिरोज बहमनी के बारे में जानने के बाद अब हम वापस चलते हैं विजयनगर और बहमनी के सेकंड मेजर राउंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पर, बहमनीज वर्सेस विजयनगर। दोस्तों, विजयनगर एम्पायर के देवराय वन रेन फ्रॉम 1404 टू 1422 के दौरान तुंगभद्रा दोआब में फिर से कॉन्फ्लिक्ट हुआ। फिरोज शाह ने देवराय वन को डिफीट किया और उसकी डॉटर से मैरिज की। डाउरी में बांकापुर सुल्तान को दिया गया, लेकिन कृष्णा गोदावरी बेसिन के डोमिनेशन के लिए स्ट्रगल कंटिन्यूड रही। 1419 में फिरोज शाह बहमनी को देवराय वन ने डिफीट किया। इस डिफीट ने फिरोज की पोजीशन को वीक कर दिया और अपने ब्रदर अहमद शाह वन रेन फ्रॉम 1422 टू 1436 के फेवर में उसको किंगडम छोड़ना पड़ा। फेमस सूफी सेंट गैसू दराज से अहमद शाह का एसोसिएशन था, जिसके चलते उसको वली यानी सेंट बोला जाता था। गैसू दराज चिश्ती ऑर्डर के सेंट नसीरुद्दीन चिराग देहलवी के डिसाइपल और उनके सक्सेसर थे। खैर, अहमद शाह ने साउथ इंडिया के ईस्टर्न पार्ट के लिए स्ट्रगल को कंटिन्यू किया। 1424-25 के दौरान उसने वारंगल को इन्वेड किया और उसकी मोस्ट ऑफ द टेरिटरीज को एनेक्स कर लिया। न्यूली एक्वायर्ड टेरिटरीज को कंसोलिडेट करने के लिए 1432 में उसने अपनी कैपिटल गुलबर्गा से बीदर में शिफ्ट की। इसके बाद उसने अपना अटेंशन मालवा, गोंडवाना और कोंकण की तरफ शिफ्ट किया। वारंगल के इन्वेजन के बाद साउथ इंडिया में बैलेंस ऑफ पावर चेंज हो गया। बहमनी किंगडम ग्रेजुअली एक्सपैंड हुआ और महमूद गावन की प्राइम मिनिस्टरशिप में वो अपने पावर और टेरिटोरियल लिमिट्स की पीक पर पहुंचा। आइए जानते हैं महमूद गावन के बारे में, क्योंकि महमूद गावन का समय बहमनीज के लिए एक हाई पॉइंट माना जाता है। महमूद गावन, महमूद बाय बर्थ एक इरेनियन था और शुरू में एक ट्रेडर था। बहमनी रूलर मोहम्मद III रेन फ्रॉम 1463 टू 1482 के रेन में महमूद प्राइम मिनिस्टर या पेशवा बना और जल्द ही सुल्तान का फेवरेट बन गया। उसको मलिक-उत-तुजर का टाइटल दिया गया। अगले 20 साल तक महमूद ने स्टेट अफेयर्स को डोमिनेट किया। ईस्ट में एनेक्सेशंस करके उसने बहमनी किंगडम को एक्सपैंड किया। विजयनगर एम्पायर में एक डीप रेड की, जिसमें कांची तक की टेरिटरीज तक पहुंचकर बहमनी आर्मी ने अपनी स्ट्रेंथ का प्रदर्शन किया। लेकिन महमूद का सबसे मेजर मिलिट्री कंट्रीब्यूशन रहा वेस्ट में, जहां वेस्टर्न कोस्टल एरियाज को ओवररन कर दिया गया, इंक्लूडिंग डाभोल एंड गोवा।
इन इंपॉर्टेंट पोर्ट्स का लॉस विजयनगर एम्पायर के लिए एक बड़ा झटका था। इसके कैप्चर के बाद बहामनी किंगडम का ईरान, इराक एटसेट्रा के साथ फॉरेन ट्रेड और एक्सपैंड हो गया। यही नहीं, इंटरनल ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ता गया। अब हम बाकी रीजन्स की ओर देखते हैं। अहमद शाह वन के टाइम से ही गोंडवाना, बेरार और कोंकण एरियाज के लिए मालवा किंगडम और बहामनी किंगडम में टसल चलती रही। मालवा किंगडम खलजीज के रूल में था। गुजरात के रूलर्स की मदद से बहामनी किंगडम के हिस्से में बेरार आया और गोंडवाना का खेरला मालवा के हिस्से में आया। एक्सटर्नल कॉन्क्वेस्ट्स के साथ साथ महमूद गावन ने इंटरनल रिफॉर्म्स भी किए। एक नजर डालते हैं उन पर भी। महमूद ने किंगडम को 8 प्रोविंसेस यानी तरफ्स में डिवाइड किया। हर तरफ को एक तरफदार गवर्न करता था। हर नोबल की सैलरी और ऑब्लिगेशंस फिक्स थे। 500 हॉर्सेस को मेंटेन करने के लिए हर नोबल को या तो सैलरी दी जाती थी या फिर लैंड दिया जाता था, जिसे जागीर बोलते थे। उन्हें जागीर से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना अलाउड था। सुल्तान के एक्सपेंसेस के लिए खालिसा लैंड को सेपरेट रखा जाता था। महमूद आर्ट्स का ग्रेट पेट्रन था। बीदर में उसने एक मैग्निफिसेंट मदरसा यानी कॉलेज को बिल्ड करवाया। इस फाइन बिल्डिंग में कलर टाइल्स का यूज किया गया, जो एक पर्शियन इन्फ्लुएंस था और इंडो पर्शियन आर्किटेक्चर के एवोल्यूशन में एक नया एलिमेंट था। यहां टीचर्स और स्टूडेंट्स को फ्री फूड और क्लोथ्स दिए जाते थे। बहामनी किंगडम के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी स्ट्राइफ अमंग द नोबल्स। 2 तरह के नोबल्स थे, एक जो लंबे समय से डेकनी थे यानी नेटिव मुस्लिम कॉन्वर्ट्स थे, और दूसरे जो फॉरेनर्स थे, स्पेशली फ्रॉम पर्शिया, जिनको अफाकीज या गरीब्स बोला जाता था। महमूद ने कंसिलिएशन कराना चाहा लेकिन फेल रहा। उसके अपोनेंट्स ने सुल्तान को मैनिपुलेट करके महमूद को 5 अप्रैल 1481 में एग्जीक्यूट करवा दिया। इसी के साथ साथ एक तरह से बहामनी किंगडम का भी एंड महमूद गावन के साथ ही हो गया। इसके बाद कुछ सालों तक अफाकीज और डेकनीज के बीच कोर्ट इंट्रीग्स चलते रहे और किंगडम वीक होता रहा। कलीमुल्ला बहामनीज के लास्ट प्रिंस बने और उसे हटाकर उसी के वजीर आमिल और बारिद ने बीदर में बारिद शाही डायनेस्टी की नींव रखी। अब आते हैं कंक्लूजन पर। कंक्लूजन तो दोस्तों, इस कहानी में हमने जाना साउथ इंडिया के फेमस बहामनी किंगडम के बारे में, और यह भी देखा कि अपने पूरे रूल में वो लगातार विजयनगर एम्पायर से कॉन्फ्लिक्ट में रहे। साउथ इंडिया की इन कॉन्फ्लिक्ट से एक बात साफ है कि साउथ इंडिया में स्ट्रगल का जो पैटर्न था वो रिलीजियस लाइंस पर बेस्ड नहीं था। पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशंस और ट्रेड एंड कॉमर्स पर कंट्रोल कॉन्फ्लिक्ट्स के मेन कारण थे। सेकेंडली, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की स्ट्रगल्स आपस में कंप्लीट आइसोलेशन में नहीं थी। जैसे कि हमने देखा कि मालवा और गुजरात को भी डेक्कन के कॉन्फ्लिक्ट्स में शामिल होना पड़ा। महमूद गावन की डेथ के बाद पार्टी स्ट्राइफ्स और भी इंटेंस हो गई। कई गवर्नर्स इंडिपेंडेंट हो गए। जल्द ही बहामनी किंगडम 5 प्रिंसिपैलिटीज में डिवाइड हो गया: गोलकोंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बेरार और बीदर। इनमें से अहमदनगर, बेरार और गोलकोंडा ने डेक्कन पॉलिटिक्स में आगे चलकर लीडिंग रोल प्ले किया, जब तक वो 17वीं सेंचुरी में मुगल एम्पायर में एब्जॉर्ब हुए। बहामनी किंगडम ने नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच एक कल्चरल ब्रिज का काम किया। इसके चलते एक यूनिक कल्चर डेवलप हुआ। इन कल्चरल ट्रेडिशंस को सक्सेसर स्टेट्स ने कंटिन्यू रखा और मुगल कल्चर के डेवलपमेंट को भी इन्फ्लुएंस किया।